नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कंटिन्यूएशन वाला जो पेपर था, जो इससे पहले वीडियो में हमने अपलोड किए थे। उसके बाद के बचे हुए जो क्वेश्चंस थे उसको इस वीडियो में अपलोड कर रहे हैं। तो पहला देखेंगे इसमें क्वेश्चंस क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे भी नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको ज़रूर देखिए। कुछ डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो पहला देखते हैं क्या है ये। Proceeding from known to unknown is a part of which among the following, यानी कि जो known to unknown वाला पार्ट है ये किसके लिए है। इन चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके किसके लिए प्रोसीड किया जाता है। तो पहला क्या देखते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। दूसरा है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। तीसरा है फेजेस ऑफ वर्कशॉप। चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से जैसे नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये सारे किसके अंदर में आते हैं, ये किससे प्रोसीड होते हैं, ये मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। बी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सारे आते हैं किसमें, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के अंदर हैं, जिसमें से आते हैं क्या, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक, नॉर्मल टू कॉन्क्रीट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, ये सारे आते हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग में। ये ना तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग में है और ना ही फेजेस ऑफ वर्कशॉप के हैं, और ऑल ऑफ दिस पूरे के तो इसमें हो ही नहीं सकते। दूसरा देखते हैं कि हम इसमें डॉट 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 दिया है, स्पेस दिया हुआ है। इज़ अ कम्युनिकेशन मॉडल दैट कैन बी यूज टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। इनमें से कौन से जो कम्युनिकेशन के मॉडल है जो किसके लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए यूज़ होते हैं या सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। इसमें से पहला है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, दूसरा है जोहरी विंडो, तीसरा है सोशल रिलेशनशिप और चौथा है अपवर्ड कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन मॉडल कौन सा है जो क्या कर रहा है, सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज कर रहा है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होते हैं, ऐसे वो कम्युनिकेशन जो क्या हो रहा हो, अपने से लो वाले में क्या कर रहा हो, लो के लिए बात किया जा रहा हो। सपोज दैट जैसे कि हम बात करें कि ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपने से नीचे में उसके कौन हो सकते हैं, जो टीचर्स हैं, टीचर्स के नीचे कौन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। तो ये क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, जो अपने पोस्ट से नीचे वालों से बात करते हैं। तो वो किस में आता है, हमारे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में, ठीक। फिर उसके बाद क्या दिए हुए हैं, जोहरी विंडो है और सोशल रिलेशनशिप और अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड देखा हमने, अपवर्ड में क्या देखते हैं कि जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट से ऊपर क्या होते हैं, सीनियर्स होते हैं, फिर टीचर्स होते हैं, टीचर के ऊपर कौन होता है, वाइस प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल्स के ऊपर होते हैं प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट के लिए अपवर्ड कम्युनिकेशन कौन हुआ, टीचर के लिए अपवर्ड कम्युनिकेशन कौन हुआ, वाइस प्रिंसिपल, और वाइस प्रिंसिपल के लिए अपवर्ड क्या हुई है, प्रिंसिपल। तो अपने से ऊपर वाले पोस्ट में बात करना अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। सोशल रिलेशनशिप में क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप में जो हमारे सामाजिक रिलेशनशिप हैं, जैसे हमारे क्या हो सकते हैं, दोस्त यार, क्लासमेट, पीयर ग्रुप, स्टाफ मेंबर हो सकते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, सोशल रिलेशनशिप होते हैं। लेकिन ये हमारे सेल्फ अवेयरनेस के लिए क्या है, यूज्ड नहीं होते। कम्युनिकेशन मॉडल ये नहीं है। कम्युनिकेशन मॉडल जोहरी विंडो के अंतर्गत आते हैं, जो कि क्या करते हैं, कम्युनिकेशन मॉडल के लिए होते हैं, जो यूज़ करते हैं हम सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए। ये आंसर समझ में आया। अब देखते हैं हम थर्ड क्या दिया है, इज़ अ प्रिपेयर्ड लिस्ट टू स्टेटमेंट, इज़ अ प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द behavioral traits, activities, skills and personal characteristics। अब इसमें क्या दिखा रहा है कि प्रिपेयर्ड अ लिस्ट को एक प्रिपेयर करना है, जिसमें क्या स्टेटमेंट रहेगी, किससे रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, एक्टिविटीज से, और स्किल्स एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सारे से रिलेटेड रहेंगे, जिसका एक क्या करना है, प्रिपेयर करना है एक लिस्ट को। अब इसमें क्या देखते हैं हम, चार ऑप्शन है। पहला है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, दूसरा है चेकलिस्ट, तीसरा है सुमुलेटिव इवेल्युएशन और चौथा है टेस्ट। अब इसमें लिस्ट की कौन सी बात कर रहा है, एनेक्डोटल क्या है, एक रिकॉर्ड है जो स्टूडेंट के बारे में रखा जा रहा है, जिसमें हम स्टूडेंट के पूरे ओवरऑल क्या करते हैं, बिहेवियर को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं या तो फिर रखते हैं, वो किसका है, स्टूडेंट का। चेकलिस्ट और सुमेटिव रिकॉर्ड है। सुमेटिव रिकॉर्ड्स जो हैं ये भी एक प्रकार का क्या है, स्टूडेंट के इवैल्यूएशन का एक प्रोसेस है, मेथड बोल सकते हैं। और
तो टेस्ट क्या है, सिंपल सा टेस्ट है, इसमें ओरल टेस्ट हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकते हैं, किसी प्रकार का टेस्ट होता है, उसमें चेकलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें बिहेवियरल टेस्ट, एक्टिविटीज़, इन सब की नहीं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ बात कर रहा है किसके लिए, प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट रिलेटेड टू बिहेवियर, एक्टिविटीज़, स्किल्स और पर्सनल करेक्टरिस्टिक, जो किस में आएगा, चेकलिस्ट के अंदर, यानी कि बी नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। समझ में आया आपको? फिर हम देखते हैं आगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नोन एज द सम टोटल ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज विच द स्कूल स्पॉन्सर्स फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स के सम टोटल ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज विच द स्कूल स्पॉन्सर फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर स्टूडेंटों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो स्कूल स्पॉन्सर्स करती है, और किस लिए करती है, अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, जो भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए, एक इंस्टीट्यूशन का गोल क्या होता है, स्टूडेंटों को अच्छा एजुकेशन देना। एक हॉस्पिटल का गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पेशेंटों को एक हाई क्वालिटी ऑफ गुड केयर देना, ये उनके क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसके लिए कहाँ से कौन करता है, केस स्टडी करेगी क्या, बी नंबर है करिकुलम, सी नंबर है लर्निंग और डी नंबर है टीचिंग। ये जो तीनों हैं, केस स्टडी, लर्निंग और टीचिंग, ये कहाँ किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे किया जा रहा है, जो कि स्टूडेंट के लिए कहाँ, इंस्टीट्यूशन लेवल पे किया जा रहा है। लेकिन ये जो क्या है, इन सब को करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हैं या सम टोटल ऑफ स्टूडेंट दिया है, तो इनकी एक्टिविटीज़ ये सारी कहाँ से प्लान की जाती हैं, हमारे करिकुलम के द्वारा। करिकुलम का क्या होता है, करिकुलम है जैसे कि आईएनसी, आईएनसी क्या है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आईएनसी है, आईएनसी क्या है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये क्या करता है, हमारा एक हमारे लिए जो भी हमारा सिलेबस है, एक्टिविटीज़ हैं, प्रोटोकॉल्स है, करिकुलम है, उसको प्लान करता है। और ये इसको पूरा रेगुलेटरी बॉडी कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, करिकुलम। आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, एसएनसी होता है जो कि कहते हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल होते हैं, जो पर्टिकुलर स्टेट के लिए होते हैं। समझ में आ गई है आपको? अब देखते हैं हम 5 नंबर। 5 नंबर क्या देते हैं, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी वेयर बाय द स्टूडेंट अंडरटेक्स द कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ पर्टिकुलर पेशेंट इज कॉल्ड। ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है जिसमें स्टूडेंट क्या कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है ओवरऑल, ओवरऑल यानी कि एक पेशेंट के बारे में पूरा जानकारी लेना, पूरा असेसमेंट करना ऑफ अ पर्टिकुलर पेशेंट इज कॉल्ड। एक पर्टिकुलर पेशेंट है, एक पेशेंट है जिसके बारे में क्या करना, ओवरऑल क्या करना, असेसमेंट करना। ओवरऑल में क्या आ जाता है, पेशेंट का हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रेजेंट हिस्ट्री। अब इसमें हम हिस्ट्री में ही ले लेंगे, जो आइडेंटिफिकेशन डाटा लेते हैं उसी में हम पर्सनल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। इस सारी चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, हम पता करते हैं। इसको बोलते हैं ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव, ओवरऑल असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है ओवरऑल, कंप्लीट। अब इसमें हम जैसे देख रहे हैं कि पेशेंट का क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री ले रहे हैं, ठीक। अब इससे हमें क्या होगा, सारी चीज़ें जानकारी पता चल जाएगी। तो ये सारा हम किस में करते हैं, आप जब अगर नर्सिंग कर रहे होंगे, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या जनरल नर्सिंग कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, तो आप जब भी केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, किसकी हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, पेशेंट का इस सारा जो हमने बताया इसके बारे में जानकारी उसमें हम मेंशन करते हैं। तो ये किस में आएगी आपका, जैसे हमारे पास 4 ऑप्शन है। लेक्चर है, लेक्चर में हम क्या देते हैं, टीचर लेक्चर दे रहा है या फिर कोई स्टूडेंट लेक्चर दे रहा है, तो इसमें लेक्चर में पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में बात नहीं होती है, ठीक। दूसरा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या करता है, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करने का एक मेथड है, किस तरीके से पेशेंट बैठा हुआ है हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या आता है,
पेशेंट की शिकायतों को, पेशेंट को जो दिक्कत है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पैनल डिस्कशन में क्या होता है, 5 लोग, एक व्यक्ति है, इधर पे 5 लोग बैठ करके किसी एक पर्टिकुलर विषय के बारे में, किसी पर्टिकुलर एक विषय पे चर्चाएं करते हैं, वो पैनल डिस्कशन में होता है। नर्सिंग केस स्टडी क्या है, जो हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया पेशेंट के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट, पर्सनल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सारा हम देखते हैं, वो आता है किसमें, नर्सिंग केस स्टडी में। तो जो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में ही, किसी एक पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, उसके डिसीज़ के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर है नर्सिंग केस स्टडी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, विच वन among the following is a display board that show the visual learning material on a specific subject। अब इसमें क्या है कि एक कैसा डिस्प्ले बोर्ड, जिसमें क्या किया जा रहा है, विजुअल लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। विजुअल लर्निंग मटेरियल का मतलब समझ रहे क्या है, ऑडियो लर्निंग मटेरियल्स होता है जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, हम कुछ अपना मतलब उसको देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। जैसे रेडियो है, रेडियो क्या है, ऑडियो लर्निंग मटेरियल है, उसमें हम ना तो बोल सकते हैं, हम सिर्फ सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं। ठीक, विजुअल लर्निंग में क्या होते हैं, पोस्टर हो जाते हैं, ठीक, कुछ वीडियो कैसेट हो जाते हैं, जो क्या है विजुअल लर्निंग मटेरियल्स होते हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन से दिए हैं ऑप्शन, पैम्पलेट्स है, बी नंबर बुलेटिन बोर्ड है, सी नंबर चार्ट्स है, और डी नंबर है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें पैम्पलेट्स क्या है, विजुअल लर्निंग मटेरियल में इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा कौन सा, बी नंबर बुलेटिन बोर्ड इसका करेक्ट आंसर है, जिसको क्या किसमें विजुअल लर्निंग मटेरियल में लेते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। इतना समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 7 नंबर, is a simple statement of an incident deemed by the observer to be significant with respect to given people। एक किसके बारे में, यानी कि किसी पर्टिकुलर सिंपल स्टेटमेंट है ये, जो कि क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जाता है विद द रिस्पेक्ट टू बी गिवन। ये क्या किया जा रहा है, एक ऑब्जर्वेशन का मेथड है, जिसमें मतलब एक ये 4 जो नीचे ऑप्शन दिए हैं उसमें से कोई एक सा होगा जो कि सिंपल स्टेटमेंट है, जो क्या करता है, किसी भी इंसिडेंट के बारे में उसको ऑब्जर्वर क्या करता है, उसको रिस्पेक्टफुली जैसा देना चाहिए किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट, सिग्निफिकेंटली उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। एक किसके लिए किया जाएगा, हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का ओवरऑल एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जा रहा है रिस्पेक्टफुली मैनर में, जो वो बाकी अपने क्लास मेंबर, टीचर्स, एक्टिविटीज़, बाकी सारे जो उसका क्या है एक्टिविटीज़ हैं, उसका पूरा ओवरऑल क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इसमें पहला है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, दूसरा है एप्टीट्यूड रिकॉर्ड, तीसरा है क्रिटिसिज्म, और चौथा है डिफरेंशियल स्केल। तो एक कोई व्यक्ति जो ऑब्जर्व कर रहा है सामने वाले को, और उसका रिस्पेक्ट किस तरीके से वो रिस्पेक्ट कर रहा है लोगों का, टीचर्स का, अपने आसपास के जो लोग हैं उसका, तो ये क्या कहलाएगा, इसका करेक्ट आंसर है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट ऑफ एन इंसिडेंट डीम्ड बाय द ऑब्जर्वर टू सिग्निफिकेंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन पीपल। ये कौन करता है, एक स्टूडेंट के लिए है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब आगे देखते हैं हम 8 नंबर, इज सर्च ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ नेचर एंड अटेम्प्ट एट द यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ थिंग्स। एक क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है, किसको लेकर के, नेचर को। अटेम्प्ट द यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन, जिसमें क्या किया जा रहा है, यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है किस पे, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में। तो इसमें पहला दिया एप्टीट्यूड, दूसरा एटीट्यूड, तीसरा इंटेलिजेंसी, और चौथा है फिलॉसफी। एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंसी ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, नेचर को इंक्लूड नहीं कर सकते कि नेचर से या उसके संबंधित कोई भी एक्सप्लेनेशन इसमें होता है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हो सकता है, होता है। फिलॉसफी जो है वो किससे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, फिलॉसफी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज मैनिफेस्टेड एज अ सीवियर डिस्निया, ऑर्थोपनिया, पेलर, टेकिकार्डिया, एंड द फोर्थ ही ब्लड टिंग्ड स्फुटम। ये क्या है,
विच अमंग द फॉलोइंग इज मैनिफेस्टेड, एक व्यक्ति जिसमें कई सारे मैनिफेस्टेशन दिख रहे हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि सीवियर डिस्निया। सीवियर का मतलब क्या हो सकता है? गंभीर। डिस्निया का मतलब क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग दिख रहा है डिस्निया में। ऑर्थोपनिया, पेलर टैकिकार्डिया, और उसके बाद फोर्थ ही ब्लड टिंग्ड स्पुटम। फोर्थ ही ब्लड टिंग्ड स्पुटम, यानी स्पुटम में हल्के ब्लड्स देखने को मिल रहे हैं। ये कौन से कंडीशन में हो सकता है? अब ये सारे चीज़ें जो है वो हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम से दिख रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम से दिख रहा है तो इसमें हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें पहला देखते हैं हम एक्लेक्सिया, बी नंबर है गाउट, सी नंबर है पल्मोनरी एडिमा, और डी नंबर है नन ऑफ दी अबव। तो जो हमने मैनिफेस्टेशन देखा वो हमको किसका दिख रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड दिख रहा है। तो सबसे पहला आप समझ पाएंगे कि इन दोनों का मीनिंग जो है, सारे का मीनिंग क्या है, तब आप समझ पाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे एक्लेक्सिया दिया है, एक्लेक्सिया, तो इसका क्या होएगा? आप मतलब क्या समझ सकते हैं? एक्लेक्सिया क्या है? ए डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डिसऑर्डर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, हमारे जो फूड पार्टिकल्स और लिक्विड होते हैं ये हमारे स्टमक तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि इसमें इसोफेगस जो है, इसोफेगस में हमको डिस्टर्बेंस दिखने को मिलता है। एक्लेक्सिया को एक और नाम से कार्डियोस्पाज्म के नाम से भी जानते हैं, जिससे क्या होता है कि इसमें स्पाज्म होने के कारण जो फूड आइटम्स हैं और लिक्विड आइटम्स हैं वो स्टमक तक नहीं जा पाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो हमारे इसोफेगस के पास के जो नर्व्स हैं उनमें डैमेज देखने को मिलता है और हमारे इम्यून सिस्टम क्या होते हैं? डैमेज्ड हो जाते हैं। तो एक्लेक्सिया में एक कंडीशन देखने को मिलती है। क्या किसका हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर हुए, जिससे फूड और लिक्विड आइटम्स है वो स्टमक तक नहीं जा पा रहे हैं। बी नंबर है गाउट क्या है? ए डिसऑर्डर होता है जॉइंट्स का। किसका? जॉइंट्स का, जिसमें क्या होता है? एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है। किसका? जॉइंट का। तो ए समझ रहे हैं कि क्या किसका कंडीशन है? जॉइंट का। पल्मोनरी एडिमा किससे रिलेटेड होएगा? पल्मोनरी मतलब समझ रहे हैं लंग्स, तो हमारा इसमें क्या है? पल्मोनरी एडिमा। तो लंग्स में या तो फिर पल्मोनरी हम देख रहे हैं, तो पल्मोनरी एडिमा के कारण हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एडिमा की वजह से क्या हो जाएगा? जब एडिमा हो जाएगा यानी कि जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं, वो हमारा ए नॉर्मल है, पासेज उसका ए इसमें है, इसमें क्या हो रहा है? ऐसे करके ब्लॉकेज हो जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो जो इसका ल्यूमन है वो क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। तो जिसके वजह से क्या हो सकता है? पूरी कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है एडिमा हो जाने की वजह से। तो जो इधर से ऑक्सीजन जाने का माध्यम है इसमें पूरा 100% जाता था, लेकिन इसमें क्या जा पाएगा? जो ब्लॉकेज है इसमें नहीं जा पाएगा। तो हमको डिस्निया यानी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी की कंडीशन देखने को मिलेगी पल्मोनरी एडिमा में, और अर्थोपनिया की कंडीशन भी, पेलर टैकिकार्डिया और ब्लड टिंग स्पुटम भी देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पल्मोनरी एडिमा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 10 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ इंसुलिन, यानी इनमें कौन सा डिसऑर्डर है जो इंसुलिन की कमी के कारण होता है? तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है इंसुलिन कहाँ है? पेनक्रियाज वाला डिसऑर्डर पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है। एनीमिया किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड। गोइटर किससे रिलेटेड है? थायराइड और आयोडीन से रिलेटेड। हाइड्रोसिल किससे रिलेटेड है? हमारे जो स्क्रूटम है, सॉरी प्रोस्टेट है, वहाँ से रिलेटेड है। डायबिटीज़ मेलाइटस किससे रिलेटेड है? इंसुलिन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस। और अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन 140/90 विथ प्रोटीनयूरिया आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हमको डेवलपमेंट दिख रहा है किसका? हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन 140/90 बीपी दिख रहा है और उसके साथ हमको क्या दिख रहा है? प्रोटीन यूरिया। कौन से वीक में? 20 वीक में, यानी कि समझ सकते हैं एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो 5वें महीने तक हमको देखने को मिल रहा है। तो एक इसमें पहला दिया प्रीक्लेम्सिया, दूसरा है मिसकैरेज, तीसरा है एसेंशियल हाइपरटेंशन और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो हाइपरटेंशन की कंडीशन सब में तो नहीं देखने को मिलेगी,
जैसे कि एसेंशियल हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन एसेंशियल में देखने को मिल रहा है हाइपरटेंशन, लेकिन प्रोटीन्यूरिया देखने को नहीं मिलेगा 20th वीक में। मिसकैरेज में हमको प्रोटीन्यूरिया और हाइपरटेंशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। प्री एक्लेम्सिया जिसमें हाइपरटेंशन होता है उसके साथ साथ प्रोटीन्यूरिया भी देखने को मिलता है। अब है 12 नंबर में क्या दिया है? अब नॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांटेड आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी स्टॉप, यानी कि क्या हो रहा है? ऐसी प्रेगनेंसी जो कहाँ पर कि आउट ऑफ द यूट्राइन कैविटी, जैसे कि ये यूट्रस है, आप देख सकते हैं कि ये यूट्रस है, ये यूट्रस है। अब यूट्रस में हमको क्या देखने को मिलेगी कि यूट्रस है, इस पूरे पार्ट को यूट्राइन कैविटी बोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हमको जो मटेरियल है यानी कि ओवम है जिसको फर्टिलाइज होना चाहिए यहाँ पर, इस कोने में हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, लेकिन इन सब में यूट्राइन कैविटी में न होकर के ये आउटसाइड द यूट्रस हो रहा है, इधर पे हो सकता है। ठीक, यानी कि किस पे हो सकता है? ये यूट्रस हो गया, ये वाला पार्ट यूट्रस हो गया, और इधर वाले पार्ट क्या हो गए? वो फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला, इस्थमस ए है। तो इसमें हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है अबॉर्शन। अबॉर्शन तो होएगा। अबॉर्शन का मतलब क्या हो रहा है? जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है? बाहर आउट हो रहा है थ्रू द ब्लीडिंग, उसको अबॉर्शन कहते हैं। एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज, ये प्रेगनेंसी के टाइम हो रहा है, प्रेगनेंसी से पहले यानी डिलीवरी होने से पहले जो होता है उसे एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मोलार प्रेगनेंसी। तो मोलार प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलता है? हमको मोल्स हमको देखने को मिलते हैं, यानी कि जो मोलार प्रेगनेंसी जो देखने हमको मोल्स देखने को मिलते हैं कहाँ पर? यूट्राइन कैविटी में। अब किस तरीके से? जैसे ये है, ये छोटे छोटे ऐसे करके बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते हैं मोलार प्रेगनेंसी में। तो ये यूट्राइन कैविटी में ही होता है, आउटसाइड द कैविटी नहीं होता। इसमें बचता है कौन सा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जिसको क्या कहते हैं? आउटसाइड ऑफ द यूट्राइन कैविटी होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब, इस्थमस, एम्पुला एक कहीं पर भी, एक्सेप्ट यूट्राइन कैविटी कहीं पर भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम 30 नंबर। इज द हर्निएशन ऑफ abnormal viscera through the abdominal wall at the point of junction of umbilical cord and abdomen। एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूँगी। इज द हर्निएशन ऑफ abdominal viscera through the abdominal wall at the point of junction of umbilical cord and abdomen। ऑप्शन दिए हैं मेनिंजोसील, माइलोमेनिंजोसील, तीसरा है ओम्फेलोसील और चौथा है स्पाइना बाइफिडा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आप अपने आप से समझ सकते हैं। ये अब्डोमिनल वाला पार्ट है, समझ सकते हैं अब्डोमिनल पार्ट है। ठीक, इसमें हर्निएशन हो रहा है अब्डोमिनल बोर्ड एट द पॉइंट जंक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। हमारा बीच में होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ बीच में होता है, समझ रहे हैं? अब यहाँ पर इस जंक्शन पे क्या हो रहा है? हर्निएशन। हर्निया का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ बल्ज आउट होना। ये जो है ये छोटा सा पॉइंट होता है, लेकिन क्या हो रहा है? ये बल्ज आउट हो रहा है। हमारे इतना छोटा सा ही बस एक ठो अम्बिलिकस होता है, सभी लोग अपना अपना देखे होंगे, लेकिन ये क्या हो रहा हो? इस तरीके से बड़ा सा होकर के ये बाहर की तरफ बल्ज आउट हो रहा है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? मेनिंजोमायोसिल, मेनिंजिस के पास होना। माइलोमेनिंजोसील, ये सारे मेनिंजिस यानी ब्रेन के लेयर पे होते हैं। स्पाइना बाइफिडा आप समझते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड के किसी पर्टिकुलर वर्टिब्रा में ये क्या होना? बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाना, स्पाइना बाइफिडा कहलाता है। ओम्फेलोसील क्या है? ओम्फेलोसील, ओम्फेलो का मतलब होता है अम्बिलिकल, तो अम्बिलिकस के पास इस तरह से बल्ज आउट होना उसको ओम्फेलोसील कहते हैं। तो आपको इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। अम्बिलिकस के पास क्या होना? हर्निएशन होना अम्बिलिकल कॉर्ड के पास, उसको कहते हैं ओम्फेलोसील। अब देखते हैं हम 14 नंबर। Among the following which one of is chromosome abnormality with the extra chromosomes 21, यानी कि 21 क्रोमोसोम्स जो है इसमें एक एबनॉर्मलिटी, इनमें क्या आता है? क्रोमोसोम्स जो है एक, विच वन इज अ क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटी विद द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स 21 में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटी के कारण कौन सा डिसऑर्डर हमको देखने को मिलता है? तो इसमें क्या है? जैसे कि एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो 13 क्रोमोसोम्स के डिसऑर्डर के वजह से देखने को मिलता है।
हमको इसमें देखने को मिलेगा 21 में क्या, डाउन सिंड्रोम की वजह से 21 क्रोमोसोम्स में अबनॉर्मलिटी के कारण क्या होता है, डाउन सिंड्रोम हमको देखने को मिलता है। 15 नंबर अब देखते हैं हम, 15 नंबर क्या है, इन विच साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर देयर इज द इंटेंस फियर ऑफ ओबीस, यहाँ पर ऑफ ओबीस होगा, ऑफ ओबीस मतलब कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ओबेसिटी होने के डर से पेशेंट खाना नहीं खाएगा। एमनेसिया है, दूसरा है एनोरेक्सिया नर्वोसा, तीसरा है हेलुसिनेशन और चौथा है पाइका। एमनेसिया में मतलब भूल जाना, हेलुसिनेशन का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन होना, जैसे हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा है फिर भी सुनाई देना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा फिर भी सुनाई देना, ये हेलुसिनेशन होते हैं। पाइका नॉन न्यूट्रिटिव मटेरियल्स को खाना, नॉन ईटिंग आइटम्स जो हैं उसको खाना, जैसे मड खा रहे, चॉक खा रहे, ये सारे आइटम्स। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें, एक साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें क्या है, पेशेंट ओबिस होने के डर से खाना नहीं खाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी नंबर, एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट देखते हैं हम 16 नंबर, इज अ मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द एब्सेंट social smile, lack of eye contact, abnormal social play and inability to communicate in the children। अब ये सारे हमको कैरेक्टर्स किस में देखना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होते हैं, क्वेश्चन का मतलब ही समझ में सीधे सीधे आ जा रहा है कि एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जिसमें क्या कर रहा है, स्माइल नहीं कर रहा है, सोशल स्माइल नहीं कर रहा है, एक दूसरे को देख करके हम स्माइल करते वो नहीं कर रहा है। लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, जो पेशेंट है वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, आँख से आँख मिला करके बात नहीं कर रहा है, जब कोई बात करता है तो नीचे आँख झुका करके बात करता है। अबनॉर्मल सोशल प्ले, अबनॉर्मल सोशल प्ले यानी कि जब हम ग्रुप में खेलते हैं तो वो नहीं खेलता। इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इन द चिल्ड्रेन, और बच्चों से वो अच्छे से बात भी नहीं करता। इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होते हैं, बार बार अपनी एक्टिविटी को और एक्शन को क्या करना, बार बार करना, रिपीटेटिव टाइम करना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आता है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होते हैं, जो कि शिशु अपराध बोल सकते हैं हम, वो उसके अंदर आता है। और डेल्यूजन यानी कि जिसमें डाउट करता है व्यक्ति। ऑटिज्म में होता है, ऑटिज्म का मतलब होता है जो बच्चे ऑटिज्म से सफ़र करते हैं वही सोशल स्माइल नहीं करते, आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। इसमें म्यूटिज्म होता है, बच्चे क्या कहते हैं, म्यूट रहते हैं, सोशली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाते। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑटिज्म, बी नंबर। देखते हैं 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रीटेड बाय डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स यानी कि डॉट्स इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी में डॉट्स जो थेरेपी है इसके द्वारा कौन सा डिसीज ट्रीट किया जाता है। डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, एक किसके लिए होती है, पहला दिया मलेरिया, दूसरा दिया निमोनिया, तीसरा रूबेला और चौथा है ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट दिया है 18 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग includes indicator that measure birth rate, death rate, natural growth rate, life expectancy at the birth, mortality and fertility rates। इसका ऑप्शंस क्या हैं, पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, इकोनॉमिक स्टैटिक्स, सी नंबर एजुकेशनल स्टैटिक्स और डी नंबर है वाइटल स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में क्या है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते जो हमने पढ़ा, डेथ रेट, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, एजुकेशनल, ये सारे नहीं देखते। इकोनॉमिक स्टैटिक्स में क्या देखते हैं हम, आर्थिक चीज़ें, पैसे जो भी बजट से उससे लेन देन। एजुकेशनल स्टैटिक्स में एजुकेशन से रिलेटेड जो देखते हैं, जो कि एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। वाइटल स्टैटिक्स एक ऑप्शन बचता है जिसमें क्या करते हैं कि हम इसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, ये सारी चीज़ें किस में देखते हैं, वाइटल स्टैटिक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वाइटल स्टैटिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्ट डिसीज इज अ साइनोटिक हार्ट डिसीज। इनमें से कौन सा है जो साइनोटिक हार्ट डिसीज है। पहला दिया पेटेंट डक्ट आर्टेरियोसिस, बी नंबर पल्मोनरी ऑल्व स्टेनोसिस, तीसरा है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, चौथा है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर बता दूं मैं, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है, साइनोटिक हार्ट डिसीज है, बाकी क्या है, ये साइनोटिक हार्ट डिसीज है।
नेक्स्ट है बी नंबर, 20 नंबर क्या है, CPR एंड डिफिब्रिलेशन शुड बी इनिशिएटेड इन विच ऑफ द एरिथमियाज, यानी कि CPR और डिफिब्रिलेशन ये दोनों कौन से एरिथमियाज में यूज़ किए जाते हैं, इनिशिएट किए जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया एट्रियल फ्लटर, बी नंबर है प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, सी नंबर है साइनस टैकिकार्डिया और डी नंबर है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसमें इनिशिएट करते हैं हम CPR और डिफिब्रिलेशन को। यहाँ तक गाइस आपको सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।